ये कहानी है उस प्रेम की जो पवित्र था लेकिन अधूरा रह गया। एक ऐसा रिश्ता जहाँ इजहार नहीं हुआ, सिर्फ त्याग हुआ। गुनाहों का देवता एक शांत दर्द है जो धीरे धीरे रूह में उतरता है। क्या सच्चा प्रेम वही है जो कभी पूरा ही ना हो? इलाहाबाद, एक शहर जो अपनी ठहरी हुई दोपहरों और फाइलों से भरे दफ्तरों के लिए जाना जाता है। वहाँ के विश्वविद्यालय में एक रिसर्च स्कॉलर है, चंदर। एक सीधा साधा युवक जो अपनी आदर्शों, अपनी मर्यादा और अपने भीतर के उसूलों से जुड़ा हुआ है। वो हिंदी साहित्य में शोध कर रहा है और उसका मार्गदर्शक है डॉक्टर शुक्ल, एक सख्त लेकिन सजग व्यक्ति जो अपनी बेटी सुधा से बेहद प्यार करता है। डॉक्टर शुक्ल का घर इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में ही है। वहीं सुधा भी रहती है। सुधा, एक हंसमुख, चुलबुली, सुंदर और निश्छल लड़की, जीवन से भरपूर, लेकिन उसके भीतर भी एक अलग गहराई है जिसे कोई सतही व्यक्ति नहीं समझ सकता। सुधा और चंदर का रिश्ता ना किसी सामाजिक परिभाषा में बंधा है और न ही किसी औपचारिक संबोधन में। सुधा चंदर को भैया नहीं कहती, चंदर कभी उसे बहन नहीं मानता। फिर भी उनके रिश्ते में इतनी पवित्रता और निश्चलता है कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। दोनों के बीच एक मौन समझ है, एक ऐसी भावना जो शब्दों से परे है। वो साथ पढ़ते हैं, बहस करते हैं, किताबों पर चर्चा करते हैं और घंटों बैठकर जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। सुधा अक्सर चंदर को चिढ़ाती है, उसकी बातों पर मुस्कुराती है, कभी-कभी जानबूझकर उसे नाराज करने की कोशिश करती है ताकि वो कुछ कही। पर चंदर शांत रहता है, मुस्कुरा देता है और फिर किताबों में डूब जाता है। चंदर जानता है कि सुधा उसकी मन में घर कर चुकी है, उसकी उपस्थिति अब आदत बन चुकी है, लेकिन वो खुद को रोकता है क्योंकि वो जानता है कि सुधा डॉक्टर शुक्ल की इकलौती बेटी है और ये रिश्ता जो उनके बीच है वो केवल भरोसे पर टिका है। यदि उसने कभी अपनी भावनाएं जताईं तो ये रिश्ता टूट सकता है, वो विश्वास टूट सकता है, और वो ऐसा नहीं कर सकता। सुधा के लिए चंदर एक ऐसा साथी है जिससे वो हर बात बांट सकती है, बिना किसी डर या संकोच के। पर वो भी कहीं ना कहीं समझती है कि चंदर के मन में जो है वो उससे छिपा नहीं है, बल्कि दबा हुआ है। वो चाहती है कि चंदर कुछ कहे, कुछ माने, पर वो जानती है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इन दोनों के बीच का ये मौन संबंध इतना नाजुक है कि इसे केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। सुधा जब बात करती है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है। चंदर जब सुनता है तो उसके चेहरे पर एक स्थिर भाव होता है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई आग्रह नहीं। चंदर इस रिश्ते को एक ऐसे बिंदु तक रोक कर रखना चाहता है जहां भावना भी हो लेकिन अधिकार न हो, प्रेम हो परंतु नाम न हो। वो अपनी मर्यादा में रहकर सुधा के साथ उस पवित्र बंधन को जीना चाहता है जिसे वो स्वयं प्रेम नहीं कहता, पर जो प्रेम से भी कहीं अधिक है। ये रिश्ता उनके बीच दिन ब दिन और गहराता जा रहा है, बिना किसी प्रस्ताव, बिना किसी वचन के। चंदर के लिए सुधा उसकी आत्मा के उस कोने में बस चुकी है जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और सुधा, वो चंदर के मौन को पढ़ना सीख चुकी है। ये वो समय है जब सब कुछ शांति में है, जैसे कोई नदी स्थिर बह रही हो, और इसी शांति में कहीं एक तूफान जन्म ले रहा है, धीरे, चुपचाप। सुधा अब चंदर के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। हर सुबह जब चंदर डॉक्टर शुक्ला के घर आता तो सुधा की उपस्थिति जैसे एक उजास ले आती। वो चाय के कप रखती और वहीं पास बैठ जाती, कभी सामने की कुर्सी पर, कभी खिड़की की धूप में, और चुपचाप किताबें पलटती रहती, मानो वहां होना ही उसकी सहज दिनचर्या हो। चंदर महसूस करता था कि सुधा पहले से ज्यादा करीब आ रही है। उसका स्वर, उसकी आंखें, उसका अंदाज, सब में एक मूक आग्रह सा था, और ये सब चंदर को भीतर से विचलित करने लगा था। वो जानता था कि जो भावना उसमें पनप रही है वो सिर्फ स्नेह नहीं है, वो उससे प्रेम करने लगा था, पर उस प्रेम को उसने अपनी चेतना से स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि प्रेम उसके लिए कोई सामान्य अनुभव नहीं था। वो आदर्श से बंधा हुआ था, मर्यादा से, संयम से। लेकिन सुधा अक्सर उसके सामने बैठकर बाल सुलझाते हुए बात करती। वो जब उसकी पसंद की किताबें खोलती या उसकी बातों पर हल्के से मुस्कुराती
तो चंदर का मन अस्थिर हो जाता। कभी कभी वो किताब से नज़र हटाकर सुधा की ओर देखता और उसकी आंखों में एक मासूम जिज्ञासा, एक अबोला लगाव दिखाई देता। पर चंदर तुरंत अपनी निगाहें फेर लेता। वो जानता था कि अगर उसने उसे एक क्षण भी उस दृष्टि से देख लिया तो शायद वो लौट न सके। उसकी आत्मा में एक ऐसा भय बैठा था जो किसी वासना या आकर्षण से नहीं, बल्कि उस पवित्रता को खोने के डर से उपजा था जो उसके और सुधा के रिश्ते में थी। सुधा इस सब को महसूस करती थी। वो चंदर की झिझक, उसका मौन, उसकी निगाहों का फिसलना सब जानती थी। वो जानती थी कि चंदर उसे चाहता है लेकिन कहेगा नहीं, और वो इस मौन को तोड़ने के लिए कभी कभी जानबूझकर हंसी मजाक करती, उलझी हुई बातें छेड़ती ताकि चंदर कुछ कहे। पर चंदर हर बार टाल देता, हंस देता या विषय बदल देता। उस दिन जब सुधा ने पूछा कि क्या वो सुंदर है, चंदर के भीतर कुछ हिल गया। उसने उत्तर नहीं दिया, न हाँ न ना, क्योंकि वो जानता था कि हाँ कहना एक स्वीकार होगा, एक रास्ता खोल देगा जिसे वो नहीं चलना चाहता, और ना कहना एक झूठ होगा जिसे वो बोल नहीं सकता था। ये द्वंद्व अब गहराता जा रहा था। सुधा का सानिध्य अब केवल दिनचर्या नहीं रहा था, वो अब उसके विचारों में बसने लगी थी। हर शब्द, हर मुस्कान, हर स्पर्श अब चंदर के भीतर हलचल पैदा करने लगा था। वो चाहता था कि सब पहले जैसा रहे, पर भीतर कुछ टूटने लगा था। सुधा की उपस्थिति अब सिर्फ उपस्थिति नहीं रही थी, वो उसकी आत्मा पर असर करने लगी थी। कभी कभी चंदर अकेले में खुद से लड़ता था। वो खुद को समझाता कि सुधा के लिए उसका प्रेम गलत नहीं है, पर उसे जताना गलत होगा। वो डरता था उस दिन से जब सुधा उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेगी और चुपचाप कुछ कहे बिना उससे दूर हो जाएगी। सुधा ने एक दिन कहा, आप मुझसे डरते हैं। चंदर ने हंसकर बात बदल दी, लेकिन भीतर से वो जान गया कि सुधा सब समझ रही है। धीरे धीरे वो स्थिति आ रही थी जहां भावना अब नियंत्रण में नहीं रह रही थी। सुधा और चंदर दोनों जानते थे कि कुछ बदल रहा है, लेकिन कोई पहल नहीं करता था। एक अनकही दीवार थी जो दोनों के बीच खड़ी थी, पारदर्शी मगर ठोस। और इस सब के बीच समय बस बहता जा रहा था, जैसे कोई शांत नदी जिसके गर्भ में एक मूक भंवर आकार ले रहा हो। अब वो समय आ गया था जब सुधा और चंदर के बीच की भावनाएं केवल अंतरात्मा तक सीमित नहीं रहीं। उनके मन की गहराइयों में जो कुछ चलता रहा था वो अब सतह पर आने लगा था। पर इसके साथ ही समाज और परिवार की वास्तविकता भी धीरे धीरे दोनों के सामने खड़ी होने लगी थी। डॉक्टर शुक्ल को अब सुधा की शादी की चिंता सताने लगी थी। वो अपने स्नेही लेकिन पारंपरिक सोच के अनुसार चाहते थे कि सुधा का विवाह किसी ऐसे कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में हो जो उनके समाज और स्तर के अनुकूल हो। उनके मन में कहीं भी ये विचार नहीं था कि चंदर, जो एक अनुसूचित जाति का सामान्य आर्थिक स्थिति वाला लड़का है, उनकी बेटी का जीवन साथी हो सकता है। चंदर ये बात जानता था। वो डॉक्टर शुक्ल के व्यवहार से, उनके दृष्टिकोण से और अपने सामाजिक स्थान से पूरी तरह से परिचित था। इसलिए उसने कभी सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को स्वीकृति नहीं दी। उसने प्रेम को भीतर छुपा लिया, अपनी मर्यादा के भीतर। उसके लिए सुधा को चाहना एक बात थी, लेकिन उसे पाने की इच्छा करना उसकी नज़र में एक अपराध था। सुधा अब सब समझने लगी थी। वो जानती थी कि चंदर की चुप्पी, उसकी गंभीरता, सब कुछ केवल बाहरी रूप था। वो जानती थी कि वो उसे चाहता है पर कहेगा नहीं। वो चाहती थी कि चंदर कम से कम एक बार स्वीकार कर ले, चाहे कुछ ना बदले, पर वो सुनना चाहती थी। एक दिन जब सुधा ने बहुत सहज ढंग से चंदर से पूछा, अगर मेरी शादी कहीं तय हो गई तो चंदर ने पहले तो चुप्पी साध ली, फिर बहुत ठंडे स्वर में बोला, अच्छी बात है। इस उत्तर ने सुधा के मन को झकझोर दिया। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान कांप रही थी। उसके भीतर कहीं कुछ टूट गया था। शायद उम्मीद, या शायद वो विश्वास कि चंदर एक दिन कुछ कहेगा। डॉक्टर शुक्ल अब रिश्तों की तलाश में लग गए थे। एक नाम सामने आया, नरेश। एक प्रतिष्ठित कुलीन परिवार से, अच्छा सरकारी पद, संपन्न घर, सुधा के लिए समाज की दृष्टि से एक आदर्श वर। जब ये बात सुधा को पता चली, उसने चुपचाप सुन लिया, किसी विरोध, हंगामे या सवाल के बिना। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं।
वो धीरे धीरे चंदर से दूर होने लगी। उसने घर में कम बैठना शुरू कर दिया, बातचीत सीमित कर दी। चंदर ने ये बदलाव देखा और भीतर से डगमगाया, पर कुछ नहीं कहा। उसका मन अब द्वंद्व में था। वो सुधा को खोना नहीं चाहता था, पर उसे रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था वो उसे मांगने का अधिकार नहीं रखता। सुधा अब भी चाहती थी कि चंदर एक बार उसे रोक ले, कुछ कहे, लड़ जाए अपने आदर्शों से। पर जब चंदर ने फिर भी मौन ही ओढ़े रखा, तो उसने मान लिया कि अब वो निर्णय उसे स्वयं लेना है, और वो निर्णय शायद उसे चुपचाप टूटने के रास्ते पर ले जा रहा है। ये वो समय था जब प्रेम और मर्यादा की सबसे भीषण टकराहट हो रही थी। चंदर का मौन, सुधा की विवशता और समाज की कठोर संरचना सब मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर चुके थे जो अब शायद कभी टूट नहीं सकती थी। अब सुधा की शादी की बात पूरी तरह पक्की हो चुकी थी। नरेश नाम का वो लड़का जिसे डॉक्टर शुक्ला ने चुना था, पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी में था, कुलीन परिवार से था, हर दृष्टि से समाज के लिए उचित वर था। पर सुधा के दिल में तो कोई और बसा था, जिसे वो खुद भी खुले शब्दों में स्वीकार नहीं कर सकती थी। सुधा ने चंदर से अब बातचीत लगभग बंद कर दी थी। जहां वो पहले हर छोटी बात चंदर से साझा करती थी, वहीं अब वो चुप रहने लगी थी। उसकी मुस्कान कम होती जा रही थी और आंखों में एक गहरी थकान सी उतरने लगी थी। चंदर ये सब महसूस कर रहा था। उसके भीतर गिल्ट और विवशता दोनों गहराते जा रहे थे। वो खुद से सवाल करता, क्या मैंने गलत किया? क्या मुझे बोल देना चाहिए था? क्या मैं सिर्फ एक आदर्श निभा रहा हूं या कायरता छुपा रहा हूं? पर फिर वही उत्तर आता, नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। एक दिन सुधा ने बड़ी शांति से कहा, पिताजी ने शादी की तारीख तय कर दी है, अगले महीने की 5 तारीख। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, ना उत्साह, ना कोई ब्लश, सिर्फ एक शांत स्वर, मानो कोई निर्णय नहीं, सजा सुनाई जा रही हो। चंदर ने सिर्फ एक बार उसकी ओर देखा, गहरी, लंबी नज़र से, पर कुछ नहीं बोला। ना बधाई, ना प्रतिक्रिया, वो सिर्फ खड़ा रहा, भीतर से चटकता हुआ। धीरे धीरे सुधा की विदाई का दिन करीब आने लगा। शादी की तैयारियां घर में जोरों पर थीं। मेहमान, मिठाइयाँ, कपड़े, गीत, सजावट, सब कुछ हो रहा था। पर सुधा के चेहरे पर अब भी वही शून्यता थी। चंदर उस माहौल से खुद को दूर रखे था। वो घर आता, डॉक्टर शुक्ला से मिलता, औपचारिक बातें करता, पर सुधा से आंखें मिलाने से बचता। शादी के एक दिन पहले सुधा ने चंदर को अकेले में बुलाया। उसने कहा, मैं जा रही हूं, शायद हमेशा के लिए। मैं नहीं जानती तुम क्या सोचते हो, क्या चाहते हो, पर मैं सिर्फ ये चाहती थी कि एक बार तुम मुझे रोक लो, कह दो कि मैं तुम्हारी हूं और तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते। पर तुमने कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए अब मैं भी कुछ नहीं कहूंगी। चंदर की आंखों में आंसू थे, पर वो फिर भी चुप रहा। वो जानता था कि अब कुछ कहने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। सुधा चली गई, एक नई दुनिया में, एक नए रिश्ते में, जिसे उसने नहीं चुना, बल्कि जो उस पर थोपा गया। चंदर अकेला रह गया, उस कमरे में, उन यादों में, उन शब्दों में जो कभी बोले नहीं गए। हर जगह सुधा की परछाई थी, पर अब वो खुद नहीं थी। उस रात पहली बार चंदर फूट फूट कर रोया। उसने अपनी पीड़ा को खुद से नहीं, भगवान से, समाज से, अपने आदर्शों से कहा, जिन्होंने उसे एक ऐसा प्रेम दिया जिसे जीने का अधिकार कभी नहीं दिया। सुधा अब किसी और की होने जा रही थी। चंदर बस देख रहा था, मौन, शांत, अंदर से टूटा हुआ। जिस प्रेम को उसने सालों तक पूजा, जिस रिश्ते को उसने आत्मा से जिया, वो आज उसकी आंखों के सामने छिन रहा था। बिना आवाज, बिना विद्रोह, बस एक चुप्पी के साथ। उसने कभी सुधा से अपने दिल की बात नहीं कही, क्योंकि वो उसे आदर्शों की ऊंचाई पर देखता था। उसे छूने से भी डरता था, कहीं वो उसकी पवित्रता को तो नहीं तोड़ देगा। लेकिन आज वो पवित्रता, वो आदर्श सिर्फ एक बोझ बन चुके थे।
उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या मैं अच्छा इंसान बनते बनते सब कुछ हार गया? शादी का दिन था। घर रोशनी से भरा था। बाहर शहनाई बज रही थी, पर चंदर के भीतर सब कुछ अंधेरा था। जब सुधा मंडप में बैठी, जब पंडित मंत्र पढ़ रहा था, जब वरमाला डाली गई, चंदर बस देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा, उसने कुछ नहीं किया। उसने बस एक आदर्श प्रेमी की तरह सुधा को किसी और की होते देखा। उसकी आत्मा जैसे चुपचाप कहीं मर गई थी। इसके बाद चंदर बदल गया। वो चंदर नहीं रहा जो किताबों में प्रेम ढूंढता था, जो चुपचाप सुधा को ताकता था। अब उसमें एक क्रोध था, अपने ऊपर, अपने आदर्शों पर, इस समाज पर। उसे लगा अच्छा इंसान बनने की कीमत बहुत बड़ी होती है, इतनी बड़ी कि उसमें दिल भी हार जाता है। फिर उसकी जिंदगी में एक नई लड़की आई, पम्मी। पम्मी खुले विचारों वाली, आधुनिक, बोलने में तेज, निडर। वो चंदर की तरफ आकर्षित हुई, शायद उसकी गंभीरता से, शायद उसकी चुप्पी से, और चंदर भी खिंचता गया। लेकिन इस बार वो प्रेम नहीं था। ये वो एहसास नहीं था जो सुधा के लिए था। ये सिर्फ आकर्षण था, देह का, नज़दीकियों का एक खोखला रिश्ता, जिसमें आत्मा नहीं थी। अब चंदर रातों को बाहर रहने लगा, शराब पीने लगा, खुद से भागने लगा। वो जानता था कि ये सब वो खुद को भुलाने के लिए कर रहा है, सुधा की यादों को दबाने के लिए। पर हर रात, हर चुप्पी उसे फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा करती, जहां सुधा की मुस्कान थी, उसकी आवाज थी। और फिर एक रात चंदर आईने में खुद को देखता है, थका हुआ, टूटा हुआ, अजनबी। वो खुद से कहता है कि मैंने सिर्फ सुधा को नहीं खोया, मैंने खुद को भी खो दिया है। अब सुधा की शादी हो चुकी थी, वो जा चुकी थी, और चंदर उस गैर मौजूदगी के साए में जी रहा था जो किसी की मौजूदगी से भी ज्यादा भारी थी। उसकी जिंदगी में अब एक खालीपन था, एक गूंगी दीवार जैसी खामोशी जो हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमती रहती। वो पहले जैसा चंदर नहीं रहा, न उसके अंदर वही मासूम भावनाएं थी, न वही आदर्शों का बोझ। अब एक बिखराव था, एक तलखी जो धीरे धीरे उसे अंदर से खा रही थी। वो दिन याद करता था जब सुधा साथ होती थी, जब छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी, जब आदर्शों की ऊंचाई से सब कुछ आसान लगता था। लेकिन अब सुधा की चिट्ठियां भी नहीं आ रही थी, न कोई खबर, न कोई आवाज। वो जानता था सुधा अब किसी और दुनिया का हिस्सा है, जहां उसकी कोई जगह नहीं। चंदर के व्यवहार में अब एक स्पष्ट बदलाव था। वो पम्मी से मिलने लगा, मिलना, बात करना, कभी कभी देर रात बाहर घूमना, लेकिन वो सब कुछ एक सूनापन भरने के लिए था। पम्मी उसे पसंद करने लगी थी। वो उसकी चुप्पियों को पढ़ने की कोशिश करती थी, उसे समझना चाहती थी। लेकिन चंदर, वो किसी को क्या समझाता, वो खुद को भी नहीं समझ पा रहा था। वो आदर्श जिनके लिए उसने सुधा को खो दिया था, अब उसे खोखले लगने लगे थे। उसे लगता, क्या फायदा उन ऊंचे विचारों का जो इंसान के अंदर के प्यार को मार दे। वो समाज को, परंपराओं को और सबसे ज्यादा खुद को कोसने लगा। फिर एक दिन जब वो पम्मी के साथ अकेला था, पम्मी ने उससे साफ कहा, तुम सुधा को भूल नहीं पाए हो ना? चंदर ने जवाब नहीं दिया, उसकी आंखें जवाब थी। पम्मी ने मुस्कुराकर कहा, फिर भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हें मेरी जरूरत है। चंदर उस मुस्कुराहट को समझ नहीं पाया। वो न तो प्रेम था, न सहानुभूति, शायद सिर्फ एक जिद थी, किसी टूटी चीज को अपना कहने की। चंदर अब किताबें नहीं पढ़ता था, न किसी से विचार विमर्श करता था। वो अपने आप से भी बातचीत बंद कर चुका था। उसे अब किसी चीज से डर नहीं लगता था, न पाप से, न मोह से, न पतन से। उसे अब सिर्फ एक चीज का डर था, कि कहीं वो सुधा की यादों को सच में भूल न जाए। हर रात वो सोने से पहले उस खिड़की के पास बैठता था जहां से कभी सुधा की आवाज आती थी। अब वहां सिर्फ चुप्पी थी, लेकिन चंदर उस चुप्पी से बातें करता था हर रात। चंदर अब पूरी तरह से बदल चुका था।
वो वही चंदर नहीं रहा जो कभी सुधा के लिए अपने जज्बात छुपाता था, जो अपने आदर्शों और मर्यादाओं के लिए खुद को कुर्बान करता था। अब उसके अंदर की पवित्रता बिखर रही थी, धीरे धीरे, टुकड़ों में। उसके जीवन में पम्मी का प्रवेश एक सहारे के रूप में हुआ था, एक भावनात्मक रिक्तता को भरने के लिए। पम्मी खुद बहुत अलग थी, एक मॉडर्न लड़की, डॉक्टर, जो खुलकर जीती थी और खुलकर सोचती भी थी। जब चंदर और पम्मी की पहली मुलाकात हुई थी तो चंदर के मन में एक जिज्ञासा थी। वो एक ऐसी स्त्री से मिल रहा था जो उसके आदर्श स्त्री चित्र से बिल्कुल भिन्न थी। परंतु समय बीतता गया और पम्मी उसके जीवन में धीरे धीरे उतरती चली गई। पम्मी को इस बात का अंदाज़ा था कि चंदर के अंदर एक बवंडर चल रहा है। वो सुधा से दूर है, खोया हुआ है, टूटा हुआ है, और शायद पम्मी इस टूटन को भरना चाहती थी, शायद अपने तरीके से। वो उसे प्यार करती थी या नहीं, ये सवाल अधर में था, लेकिन चंदर की ज़रूरत वो महसूस कर रही थी। उनकी मुलाकातें अब रोज़ की बात हो गई थी। पम्मी कभी उसके घर आती, कभी वो हॉस्पिटल जाता। उनके बीच किताबें, चाय, बहसें, हंसी, सभी कुछ चल रहा था, लेकिन उस सब के नीचे एक धीमी आग सुलग रही थी। एक दिन पम्मी ने चंदर से सीधा सवाल किया, क्या तुम मुझसे डरते हो? चंदर मुस्कुराया, लेकिन उसकी आत्मा कांप उठी। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अब डर से नहीं, लालसा से भाग रहा है। पम्मी का व्यवहार बदलने लगा। वो अब उसे छूने लगी थी, हल्के से हाथ पकड़ना, उसकी आंखों में देर तक देखना। उसका स्पर्श अब संयोग नहीं, संदेश था। वो कह रही थी, मैं तैयार हूं, क्या तुम भी हो? और फिर एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी, पम्मी ने उसे अपने हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में बुलाया। कमरे में हल्की रोशनी थी, चाय की खुशबू और गीले कपड़ों की ठंडक हवा में घुली हुई थी। चंदर कमरे में दाखिल हुआ और वो सब कुछ वैसे ही था जैसे नियति ने एक सीन लिखा हो। पम्मी ने दरवाज़ा बंद किया और चुपचाप चंदर के पास आकर बैठ गए। उसने उसकी आंखों में देखा और एक शब्द भी बोले बिना उसका हाथ पकड़ लिया। चंदर का शरीर सुन्न हो गया। वो पहली बार इतनी नज़दीक किसी स्त्री के था जिसके साथ न कोई रिश्ता था, न कोई भविष्य, सिर्फ वर्तमान था, कच्चा, अधूरा, लेकिन बेहद सजीव। और फिर वो सब हुआ जो एक टूटे हुए आदमी के जीवन में अक्सर आखिरी चरण होता है। उसने आत्मा की आवाज़ को दबा दिया, सिर्फ देह की पुकार सुनी। उस रात चंदर ने वो सब कुछ किया जिससे वो सालों तक डरता रहा था। उसने पवित्रता की, त्याग की और प्रेम की सारी परिभाषाएं तोड़ दी थी। सुबह जब वो उठा तो पम्मी उसकी बाहों में थी, शांत, मुस्कुराती हुई, मानो उसने जीवन का कोई युद्ध जीत लिया हो। लेकिन चंदर के लिए वो रात एक हार थी, एक आत्मिक गिरावट की चरम सीमा। वो कमरे की दीवारों को ताकता रहा। उसे नफरत हो रही थी, पर खुद से। उसने अपने सारे आदर्शों को गंदगी में फेंक दिया था। वो सोचता रहा, क्या अब मैं वो चंदर हूं जिससे सुधा ने कभी प्रेम किया था? उसे लगने लगा कि पम्मी के साथ बिताया हुआ वो क्षण न सुकून था न शांति, बस एक शारीरिक थकान थी। उसने खुद से कहा, मैंने खुद को खो दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। चंदर अब उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां जीवन में उसने जितना बचा कर रखा था वो सब बिखर चुका था। न वो पहले जैसा चंदर रहा था, न पम्मी वही रही थी जिसकी उपस्थिति मात्र से उसका मन पवित्र हो जाया करता था। पम्मी अब उसके लिए किसी आदर्श की मूर्ति नहीं थी, अब वो एक स्त्री थी जिसमें आकर्षण था, देह की अनुभूति थी और एक मोहक खिंचाव था जो उसे बार बार खींच रहा था। लेकिन इस मोह में अब न वो पवित्रता थी, न आदर्श का उजाला, बस भ्रम, पश्चाताप और एक गहरी थकावट थी। अब पम्मी और चंदर के बीच के रिश्ते में भावनाओं से ज्यादा मन की उलझनें थी। जहां कभी श्रद्धा थी, अब वहां पश्चाताप था। जहां कभी आत्मा का स्पर्श था, अब वहां केवल एक स्त्री पुरुष का संकोच और मोह था। चंदर का मन अब पम्मी के आसपास चुपचाप घूमता था, न कोई स्पष्टीकरण, न कोई स्पष्ट दिशा। पम्मी का व्यवहार अब और भी अधिक उलझा हुआ हो गया था। वो कभी बहुत पास आती, फिर अचानक बहुत दूर चली जाती। उसकी आंखों में अब भी चंदर के लिए वही जुड़ाव था, लेकिन अब वो जुड़ाव स्पष्ट नहीं था। वो जैसे खुद को भी समझ नहीं पा रही थी। क्या वो उसे प्रेम करती है? क्या वो सिर्फ आदत बन चुका है? या फिर वो चंदर के बदलते व्यवहार से आहत है? चंदर को अब अपनी सीमाओं का आभास हो गया था। उसने जो नैतिकता की दीवारें बनाई थी, वे कब की टूट चुकी थीं। अब सिर्फ उसके अंदर अपराध बोध
और आत्मग्लानि बची थी। वो जानता था कि उसने पम्मी को भी बदल दिया, उसकी मासूमियत, उसका विश्वास, उसकी पूजा, अब सब कुछ बदल चुका था। इस चरण में उपन्यास बेहद गहरे मनोवैज्ञानिक मोड़ पर पहुंचता है। चंदर और पम्मी के बीच अब कोई संवाद नहीं, बस मौन की गूंज थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को समझना चाहते थे, लेकिन शब्द कम पड़ गए थे। पम्मी का हर मौन चंदर के लिए एक कटाक्ष था, जो कहता था कि तुमने मुझे छीन लिया, तुमने मुझे ऐसा बना दिया। ये वो बिंदु था जहां दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे और अलग भी, एक दूसरे की आत्मा में रचे बसे हुए भी थे, लेकिन व्यवहार में बहुत दूर। न वो स्पर्श शुद्ध रह गया था, न भावना। अब जो बचा था वो था एक टूटी हुई श्रद्धा, एक टूटा हुआ प्रेम और एक मानवता से दूर होती संवेदना। ये कहानी है एक ऐसे प्रेम की जो पवित्र था, लेकिन सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत कमजोरियों के बीच अधूरा रह गया। चंदर और सुधा की जिंदगी हमें याद दिलाती है कि प्रेम केवल पाने या खोने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, समझदारी और कभी-कभी खुद को स्वीकार करने का नाम भी है। गुनाहों का देवता वो नहीं जो प्रेम करता है, बल्कि वो है जो उस प्रेम के लिए खुद को दोषी मानता है।